तो आज की क्लास में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो वो संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मतलब हमारे जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो हमारे 34। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारे ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त? संसद को। क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। मतलब हमारे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष की होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे ही हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत क्या होता है? तो इसमें हमारा तदर्थ न्यायाधीशों एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत क्या होता है? सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय से तो उनके बैठक के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। तो यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तुम्हारा आर्टिकल 128। अनुच्छेद 129 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। ये भी हमारी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल के थ्रू घोषित किया जाता है उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 130 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में क्या है? इसमें उच्चतम न्यायालय के आरंभिक या मूल अधिकारता उच्चतम न्यायालय का, ठीक है। अनुच्छेद 136 की बात करें तो इसमें अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लिखित है। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती हैं। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की यहाँ जो टर्म आया है राष्ट्रपति की वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति का प्रक्रिया को
विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बस ज़्यादा नहीं, एक पेज बचा हुआ है। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो कहाँ से आती है? तो इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो केशवनंद भारती बनाम केरला राज्य 1973। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज का प्रावधान है। कहाँ पे? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णयों तथा आदेशों के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक समीक्षा। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये सर्वोच्च न्यायालय। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसके संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124 का 7। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में 226 के तहत रिट जारी करता है। ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये जो हमारा NCERT सार है कॉस्मोस पब्लिकेशन का 1 लाइनर 6 to 12 महेश कुमार बन्नवाल का, मैं उससे आपको पॉलिटी करवा रही हूँ। ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हो। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है। खैर BPSC इतना टर्मिनेट करके क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन क्या पता पूछ भी दे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक। ठीक है, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य को ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। अभी हम लोग पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को कर चुके थे। लोकहितवादी PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ? ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो हम लोग गवर्नर, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। तो बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।